दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। दोस्तों, उष्मा और ताप के चैप्टर में हम आज साइंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। इसमें आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है स्टीफन का नियम रहने वाला है, जो कि होता है E बराबर न्यू T4। यहाँ पर न्यू हमारा क्या है, स्टीफन नियतांक है। ठीक है, इसी पर हम यहाँ पर न्यूमेरिकल करने वाले हैं। उष्मा और ताप का ये हमारा क्लास नंबर 4 चल रही है। ठीक है, और ये वीडियो हमारे लिए एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी और सभी जो गवर्नमेंट एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जहाँ से अगर आपके न्यूमेरिकल बन सकते हैं वहाँ से हम आपको कोशिश करेंगे कि सारे न्यूमेरिकल आपको कराए जा सकें। तो चलिए बिना देरी किए हम यहाँ पर स्टीफन के नियम से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको करते हैं। उससे पहले मैं आपको फॉर्मूला एक बार समझा देता हूँ। तो फॉर्मूला लिखा है कि E बराबर न्यू T4। ये E है विकिरण की ऊष्मा, यानी कितनी ऊष्मा जो हमारी मुक्त होती है या दी जाती है, आपकी ऊष्मा है। ठीक है, इसको आप जूल में भी लिख सकते हैं या कैलोरी या वाट में भी लिख सकते हैं। T हमारा क्या है, ताप है। ताप को हमें केल्विन में ही यूज करना होगा। और न्यू हमारा स्टीफन नियतांक है। ठीक है, तो नियतांक होने की वजह से हम इस फॉर्मूले को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि क्योंकि न्यू तो नियतांक है, इसका मतलब है कि जो ऊष्मा की दर है, विकिरण की जो ऊर्जा है, वो ताप के समानुपाती होगी। तो इस प्रकार से अगर समानुपाती होगी तो हम इसको E1/E2 यानी दो कंडीशन में लिख सकते हैं। E1/E2 बराबर क्या हो जाएगा, T1/T2। उनकी पावर कितनी रहेगी, 4 रहेगी। ठीक है, तो E1 के अनुसार जो टेम्परेचर होगा वो T1 होगा और E2 के अनुसार जो टेम्परेचर होगा वो T2 होगा। तो इस फार्मूले को हम इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं और यही फार्मूला हमें अधिकतर कंडीशन में अप्लाई भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सवाल में लिखा है 27,273 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक कृषिका का ताप 10 जूल है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 273 डिग्री सेंटीग्रेड ताप दिया है, तो ये इसको हम T1 मान लेते हैं। तो T1 बराबर हमारा जो दिया हुआ है वो 273 दिया है, और हमने कहा था डिग्री सेंटीग्रेड में हो तो आपको केल्विन में बदलना है, और केल्विन में बदलने के लिए 273 और ऐड कर देना है। तो जो T1 आपका निकल के आ जाएगा तो 500, 3 3 6 हो जाएगा, 7 7 14 के 4 हो जाएंगे, और 2 2 1 4 1 5, तो 546 केल्विन हो जाएगा। यानी 546 केल्विन पर जो उस विकिरण की दर है, यानी जो हमारी ऊर्जा है वो E1 है। तो E1 हमारा कितना हो जाएगा, तो E1 बराबर हमारा हो जाएगा 10 जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर बोला गया 819 डिग्री सेंटीग्रेड पर विकिरण की जो दर होगी, यानी 819 पर कितनी ऊर्जा होगी वो हमें बताना है। तो जो 819 डिग्री सेंटीग्रेड दिया जाए हमारा दूसरा ताप दिया हुआ है, तो इसको हम T2 बराबर लिख सकते हैं। और T2 को भी हम 819 में 273 जोड़ लेंगे ताकि केल्विन में बदल जाए। तो ये 9 3 12 हो जाएगा, 7 1 8, 1 9 हो जाएगा, 8 2 10। तो ये केल्विन में बदल चुका है दूसरा ताप। और जब हमारा ताप 1092 केल्विन है तब हमारी ऊर्जा क्या होगी, यानी E2 क्या होगी, दूसरी ऊर्जा, वो हमें बताना है। ये हमारी E1 हो जाएगी। तो बस यही फॉर्मूला अप्लाई कर देना है और कुछ नहीं करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे E1 की वैल्यू 10 दी है, रख लीजिए। E2 हमें बताना है, यानी दूसरी हमें ऊर्जा बतानी है। और यहाँ पे देखिए T1 की वैल्यू, यहाँ पे देखिए दोनों की पावर 4 है, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि दोनों को एक ही ब्रैकेट में। तो T1 की वैल्यू हम 546 लिख लेंगे और T2 की वैल्यू 1092 लिख लेंगे, और दोनों की पावर 4 लगा देंगे क्योंकि दोनों की पावर 4 सेम है। अब 546 एक कम 546, इसको काटेंगे तो 2 बार आएगा। ठीक है, ये आपका 10/E2 हो जाएगा। और बराबर यहाँ पे देखिए 1/2 रहेगा, तो 1/2 की पावर कितनी रहेगी, 4 रहेगी। ठीक है, अब इसी को आगे हम और सॉल्व करते हैं। तो 10 बटे हमारा E2 बराबर, अब 1 की पावर 4 करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 की पावर 4 करेंगे तो आपका 16 आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो E2 बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा 16 धाम के 160। तो 160 जूल प्रति सेकेंड ऊष्मा हमें चाहिए होगी। अगर टेम्परेचर हमें कितना करना होगा, 819 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करेंगे तो इतनी ऊर्जा हमें चाहिए होगी। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको समझ में भी आ रहा होगा कि किस प्रकार से इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। आगे हमारे पास और क्वेश्चंस हैं, हम वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे जो भी आपका डाउट्स है वो क्लियर करने की। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है किसी बल्ब के तंतु का ताप 3600 केल्विन। तो ताप दिया हुआ है पहले, तो इसको हम T1 बराबर लिख लेते हैं कि 3600 केल्विन ताप दिया हुआ है। आगे लिखना है बनाए रखने के लिए उसे कितने दर से ऊर्जा देना होगा, यानी जब हमारा 3600 केल्विन ताप है तब कितनी ऊर्जा देना होगा, मतलब जब T1 हमारा ताप है तब हमें कितनी ऊर्जा देना होगा, मतलब T1 के हिसाब से हमें E1 के बारे में बताना होगा। फिर आगे लिखा है यदि तंतु से 1800 केल्विन पर, 1800 केल्विन मतलब ये दूसरा ताप है, तो हमारा T2 दिया हुआ है 1800 केल्विन पर जो हमारा जो है 16 वाट की दर से ऊर्जा होती है। यानी जब 1800 केल्विन है मतलब जब T2 पता है तो हमें ऊर्जा भी पता है, तो T2 के हिसाब से जो हमारी ऊर्जा होती है वो E2 होती है। तो ये हमें 16 वाट यहाँ पे पता है। तो इस बार जो हमें ऊर्जा बतानी है वो हमें 3600 किलो कैलोरी के अकॉर्डिंग बताना है, मतलब E1 की वैल्यू बताना है। तो हमें फॉर्मूला पता है E1/E2 बराबर, हमने आपको बता रखा है क्योंकि स्टीफन तो नियतांक होता है। तो और T1/T2 का होल 4, यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम इसी में रखेंगे। E1 हमें नहीं पता है, E2 हमारा 16 वाट है,
T1 की वैल्यू हमारी यहाँ पे 3600 हो जाएगी और T2 की वैल्यू हमारी 1800 हो जाएगी और दोनों का हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, पावर 4 रहेगी। आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और 18 एकम 18, 18 दूना 36, ठीक है। तो E1 अपान हमारा E2 हो जाएगा और ये बचेगा 2/1 और इसकी पावर 4। आगे हम यहीं पे सॉल्व करते हैं तो E1 अपॉन E2 की वैल्यू यहाँ पे 16 रख लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे गलती से E2 लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, E2 की वैल्यू फिर से लिख दिया है। 2 की घात 4 करेंगे तो ये 16 आएगा और 1 की घात 4 बार करेंगे तो 1 ही आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 गुणे 16 होगा जाके इस प्रकार से, और 16 गुणे 16 आपका 256 आ जाएगा। तो 256 वाट यहाँ पे ऊर्जा आ जाएगी जब आपका टेम्परेचर 3600 केल्विन होगा। तो इस प्रकार से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि 127 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, तो हमारे पास एक ताप दिया है तो इसको हम T1 बराबर लिख लेते हैं 127 डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो इसलिए हम इसमें 273 ऐड कर देंगे। तो ये हमारा जो ताप हो जाएगा 7 3 10, 7 2 9 1 10, 2 1 3 1 4, तो 400 केल्विन ताप हो जाएगा। कृष्णा के तल से 1.0 × 10⁶ जूल प्रति सेकेंड मीटर स्क्वायर की दर से उत्सर्जन हो रहा है। तो यानी ये हमारी ऊर्जा का उत्सर्जन दिया है, एक प्रकार से हमारा E1 दिया हुआ है। तो E1 बराबर 1.0, पॉइंट के बाद खाली 0 है तो हम इसे नहीं लिखते, खाली हम 1 × 10⁶ लिख ले रहे हैं जूल प्रति हमारा सेकेंड और मीटर स्क्वायर, ये हमारी ऊर्जा दी है। इसके बाद बोला गया कृषिका का वह ताप ज्ञात कीजिए, मतलब हमारे बाद वाला ताप नहीं पता है, मतलब हमें T2 बताना होगा। ताप ज्ञात कीजिए जिसमें उत्सर्जन की दर मतलब हमारी ऊर्जा दी हुई है, तो E2 हमें दिया हुआ है 16 × 10⁶ जूल प्रति सेकेंड मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो हमें दूसरा ताप नहीं पता है और वही तो दूसरा ताप हमें बताना है। तो फॉर्मूला E1 अपॉन E2 रहेगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो E1 की वैल्यू 1 × 10⁶ लिखते हैं, E2 16 × 10⁶ बराबर हमारा क्या रहता है T1 अपॉन T2 का होल 4 रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 10⁶ कट जाएंगी, अब बचेगा हमारा 1/16 बचेगा। अगर हम चाहें ये 4 पावर जो यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगी 1/4 बन के। ये आपको पता होना चाहिए, अगर एक तरफ से पावर आप हटाएंगे तो वो दूसरी तरफ जाके अपॉन में बन जाती है। तो 4 पावर यहाँ पे हटाएंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/16 को हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 4 और साथ में हमारे पास कितनी पावर है 1/4 पावर पहले से, ठीक है। ध्यान रखना मैंने क्या किया है 1/4 पावर तो हमने लगा ली। अब 1/16 जो होता है वो 1/2 की घात 4 के बराबर होता है। हमने पिछले सवालों में काफ़ी किया हुआ है कि 1/2 को हमने 1/2 की घात 4 को हमने 1/16 लिखा है, तो 1/16 को हम 1/2 की घात 4 लिख देंगे और साथ में 1/4 घात पहले से है, तो ये 4 और ये 4 कट जाएगा। तो हमारा यानी 1/2 आ गया है। T1 हमारा 400 केल्विन हम यहाँ पर रख लेंगे और T2 हमें पता नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा T2 बराबर निकल के आ जाएगा 4 दूनी 800। तो हमारा ये आंसर जो आएगा वो केल्विन में आएगा। केल्विन में क्यों आएगा, क्योंकि हमने जो टेम्परेचर था उसको चेंज कर लिया था, क्योंकि अब केल्विन में आया और हमें आंसर देखिए यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड में, तो हमें केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में निकालने के लिए मैंने आपको बता रखा है 273 माइनस कर दिया। जैसे हमने डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में बदला तो ऐड कर दिया, अब केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में जाना है तो माइनस कर देना है। तो 800 से आपको 273 माइनस कर देना है, तो आपका आंसर 527 डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। तो ये आंसर भी आपका सही है, ऊपर वाला भी आंसर आपका सही है। तो जो भी विकल्प होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लगाना है। तो ये भी सवाल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद हम अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक वस्तु की सतह का ताप 727 डिग्री सेंटीग्रेड तथा दूसरी वस्तु की सतह का ताप 327 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यानी मतलब पहली सतह का ताप T1 मान लेते हैं, 727 डिग्री सेंटीग्रेड है, 273 ऐड कर लीजिए तो हमारा ताप कितना हो जाएगा, तो 7 3 10, ये 7 2 9 1 10 हो जाएगा, 7 2 9 1 10, तो 1000 केल्विन हो जाएगा। और ये हमारा T1 ही है, गलती से T2 लिख गया। इसी प्रकार से दूसरी सतह का ताप 327 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, इसमें भी आप 273 ऐड करिए तो ये हमारा ताप जो हो जाएगा वो 600 केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600 केल्विन हो जाएगा। तो हमें ताप तो दोनों पते हैं, बस हमें उनमें से जो विकृत ऊर्जाएं हैं वो नहीं पता। मतलब हमें E1 नहीं पता है और E2 नहीं पता है और उन्हीं ऊर्जाओं का अनुपात निकालना है। मतलब हमें बताना होगा E1 अनुपात E2 कितना है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो E1 अनुपात E2 बताने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, E1/E2 निकालना होगा। क्या निकालना होगा, E1/E2 निकालना होगा। उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा T1/T4 की पावर, ये T1/T2 की पावर कितनी लगाएंगे हम, 4 लगाएंगे। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखना चालू करेंगे तभी जाके हमारा E1/E2 आएगा। तो T1 की वैल्यू हम यहाँ पे 1000 रखेंगे और T2 की वैल्यू हम यहाँ पे 600 रखेंगे, ठीक है। और इन दोनों की पावर कितनी रहेगी, 4 रहेगी। तो 2 जीरो कट जाएंगे, 2 3 6 आएगा और 2 5 10 आएगा। तो हमारा जो E1/E2 है वो निकल के आ गया है
3 की 5/3 की पावर कितनी रहेगी, 5/3 की पावर रहेगी 4 रहेगी। अब हम यहाँ पे 5 की पावर 4 कर देंगे, 3 की पावर 4 कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या आता है वो देखते हैं। तो E1/E2 बराबर जो हमारा आएगा 5 की पावर करेंगे तो 55 25 पंजे 125, 625 आ जाएगा। तो ये 625 हो जाएगा और 3 की पावर करेंगे तो हमारा 81 आ जाएगा। तो E1/E2 आ चुका है, यही हमारा अनुपात में बदल जाएगा। तो E1 अनुपात हम E2 इसको लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 625/81 हो जाएगा। तो यही हमारा रेशियो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। आप सवाल को देख लीजिए एक बार अच्छे से, ये हमारा आंसर इस प्रकार से कैसे आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको T1 T2 की वैल्यू रख देना है और E1 E2 अपने आप रेशियो निकल के आ जाएगा। तो ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज का हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 5 में लिखा है, यदि किसी आदर्श कृषिका का परम ताप 4 गुना कर दिया जाए। मतलब कोई आदर्श कृषिका है, मान लेते हैं ये इसका जो पहले T1 बराबर जो है वो T ताप दिया है और बोल रहे हैं अब इसका जो परम ताप है वो 4 गुना कर दिया। मतलब अब हमें क्या करना है, जो T2 कर देना है वो पहले वाले का, यानी पहले वाले का कितना कर देना है, 4 गुना मतलब 40 कर देना है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा मान लेते हैं पहले ताप जो है T1 वो T है, अब बोला गया है कि जो कृषिका का परम ताप है वो 4 गुना कर दिया जाए। मतलब T2 जो है वो पहले की अपेक्षा 4 गुना, यानी T था अब कितना हो जाए, 4T हो जाए। तो इसमें उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा जो होगी वो कितने गुना हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारी पहले ऊर्जा है E1 बराबर वो E है। अब हमें बताना है कि जो E2 होगी वो कितनी हो जाएगी, यानी कितने गुना हो जाएगी पहले वाली E की अपेक्षा। ठीक है, तो E1 को हमने E मान लिया है और उसी के अकॉर्डिंग बताना है कि E2 कितने गुना हो जाएगी पहले वाले की। तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। E1/E2 बराबर हमारा क्या रहेगा, T1/T2 की पावर 4 रहेगी। ठीक है, यही फार्मूला लगाएंगे। तो E1 की जगह पे हम E रख लेते हैं और E2 के बारे में हमें नहीं पता, यही बताना है। ठीक है, T1 की वैल्यू हम T रखेंगे, T2 की वैल्यू हम 4T रखेंगे। ठीक है, और पावर कितनी रहेगी, 4 रहेगी। तो T1 और T1 कट जाएगा, ऊपर 1 आएगा, नीचे 1 आएगा। तो A की पावर 1 करेंगे तो हमारा ये आंसर 1 ही आएगा। और 4 की पावर 4 बार करेंगे तो 4 चौक 16 चक्कू 64 और 64 गुणे 4 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 4 छंग 24 25, यानी 256 आ जाएगा। तो ये हमारा नीचे 256 आ जाएगा और E अपॉन क्या रहेगा हमारा, E2 रहेगा। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो E2 बराबर देखिए कितना आ जाएगा। तो E2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, E2 बराबर आ जाएगा 256E। मतलब जो बाद की ऊर्जा होगी वो 256E हो जाएगी पहले की। देखिए अब यहाँ पे E2 जो है हमारी कितनी ऊर्जा आ गई है, 256E। ई का मतलब कौन सी है, पहली ऊर्जा, यानी जो पहले की ऊर्जा हो जाएगी वो 256 गुना हो जाएगी। तो इस प्रकार से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है स्टीफन का नियम का। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।